हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम है वाईईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। पायस साइंस, साइंस यानी विज्ञान, पायस यानी धार्मिक, रिलीजियस। विज्ञान को धर्म में कैसे घुसाने की कोशिश हो रही है इस आर्टिकल में आप देखेंगे। बड़ा ही सेंसिटिव इशू है, सबको इसके बारे में पता होना चाहिए कि भारत सरकार आपके और हमारे पैसे से चलने वाली जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पब्लिक मनी पे, टैक्स पेयर के पैसे पे जो चलती हैं, उनको कैसे रिलीजन के कामों में लगा रही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। चलिए, आर्टिकल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी आप शुरू में देखें। क्लास के लास्ट में इन क्वेश्चंस को हमें एक अटैम्प्ट देना है। 9 में से आपको 9 नंबर मिले, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। मन से सब चीज़ों को सीखो और क्लास के लास्ट में क्विज को सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं लेक्चर को, आइए कुछ नया सीखते हैं। पायस यानी कि रिलीजियस, डिवोट, गॉडली। साइंस यानी कि विज्ञान है ना, टेक्नोलॉजी। कह रहे जी साइंस भी अब पायस हो चुका है, विज्ञान में भी रिलीजन घुसा दिया गया है। ठीक है, पायस एक वन वर्ड है रिलीजियस के लिए, याद रखें इस वन वर्ड को। चलिए अब टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहे जी क्राफ्ट्समैनशिप एंड इंजीनियरिंग हैव ऑलवेज बिन व्यूड एज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन। कह रहे जी क्राफ्ट्समैनशिप जो है, क्राफ्ट्समैनशिप क्या होती है? हाथ की कला। आप कोई इमारत बनाते हैं, हाथ से कुछ बुनते हैं, चटाई वटाई बनाते हैं, जो भी काम आप अपने हाथ से करते हैं, हाथ की कलाकारी से, मूर्ति बनाना। कह रहे ये सारी जो स्किलफुलनेस है, हाथ से बनाने वाले काम हैं जो, और जो इंजीनियरिंग है, ये दोनों ही रहे हैं, हैव ऑलवेज बिन, हमेशा से ये दोनों रहे हैं। और क्या ये देखे जाते रहे हैं, व्यूड इंडिपेंडेंट या आज़ाद रिलीजन से। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आपको इंजीनियरिंग के मार्वल्स मिलेंगे पुराने। आपको ताजमहल मिलेगा, अजंता एलोरा की गुफाएं मिलेंगी, है ना। यहाँ पे जो भी इंजीनियरिंग आप देख रहे हैं, क्राफ्ट्समैनशिप देख रहे हैं, इसका किसी भी रिलीजन से हम कनेक्शन नहीं रखते हैं, इनको हम इंडिपेंडेंट बना करके देखते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कहते हम कि ताजमहल तो मुगलों का है, हमारा नहीं है, हमारी ज़मीन पे है, हमारा है। अजंता एलोरा की गुफाएँ जो हैं वो फलाने वंश ने बनाई थी, डायनेस्टी ने बनाई थी, तो हिंदुओं की होगी? नहीं, इंडियंस की है। तो हमारा यही रिलीजन है कि हम सारी साइंटिफिक अचीवमेंट्स को नॉन रिलीजियस फॉर्म के अंदर समझते हैं ना, एक्नॉलेज करते हैं। क्राफ्ट्समैनशिप और इंजीनियरिंग दोनों की वर्ब है हैव ऑलवेज बिन व्यूड, पैसिव वॉइस में। इन दोनों को देखा जाता रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आज़ाद। एक कॉमन सी मिस्टेक करते हैं हम इंडिपेंडेंट के बाद में हम फ्रॉम लगाने की। यू आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम, ही इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम, ऐसा नहीं होता। इंडिपेंडेंट के बाद फिक्स प्रपोजिशन ऑफ, फिक्स्ड है तो फिक्स्ड है। जब भी लगे कि किसी चीज़ के लिए इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, आप ऑफ लगा करके बताएं। फिक्स प्रपोजिशंस मैं बीच बीच में आपको बताता रहता हूँ, इनको याद करने का कोई अलग तरीका नहीं है। अगर मैं 1000 फिक्स प्रपोजिशंस की आपको लिस्ट दे दूँ, आप उनको रट भी लोगे, 15 दिन के बाद आपको 50 भी याद नहीं होंगी। लेकिन अगर मैं आपको 500 फिक्स प्रपोजिशन रीडिंग करवाते हुए बताऊँ, ध्यान दिलवा करके, आप 500 में से 400 450 रिटेन कर रखा होगा आपने, क्योंकि वो बार बार रीडिंग में आएंगी। तो इस ट्रिक को समझे। वोकैब को आइसोलेशन में याद नहीं किया जा सकता, रोज़ रीडिंग करनी है ताकि वो वोकैब के वर्ड्स रिपीट होकर के दिमाग में बैठें। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। वोकैब की बात हो रही है तो सारे वर्ड्स देख लो इस आर्टिकल के। मोटे मोटे 5-6 वर्ड्स मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @your-english-tutor टाइप करना है, टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही वाईटी ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे एसएससी हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, यूपीएससी का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। यूपीएससी के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सी सेट। एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सअप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सअप। ऑलराइट, वोकैब शीट है अपनी। 5 वर्ड्स हैं, अगेन 5 हैं या 6 हैं। थोड़ा मैं जूम इन करता हूँ इसको डाउनलोड कर सकते हैं आप टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको दिया गया है कॉमेंट सेक्शन में। पहला वर्ड है इंस्ट्रूमेंटल। ये वर्ड बना है इंस्ट्रूमेंट से और इसी से याद रखना है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है उपकरण। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, थर्मामीटर एक उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है टेम्परेचर को नापने के लिए, इंची टेप जो है लंबाई को नापने के लिए। तो वैसे ही अगर हर कोई भी चीज़ इंस्ट्रूमेंटल होगी तो वो चीज़ एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करेगी किसी दूसरी चीज़ के लिए।
किसी दूसरे काम में वो हेल्पफुल होगी, सपोर्टिव होगी। जैसे थर्मामीटर हेल्पफुल है टेम्परेचर नापने में, एक इंस्ट्रूमेंट है ना, तो इंस्ट्रूमेंटल है वो इस पर्पज़ के लिए। तो ऐसे इस वर्ड को आपको याद रखना है। भगत सिंह हैड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। भगत सिंह का एक बहुत ही सहायक रोल था, भूमिका थी भारत के आज़ादी के संघर्ष में। इंस्ट्रूमेंटल को कंड्यूसिव और पिवटल भी बोलते हैं। बहुत बार ये वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं आजकल, है ना। पिवटल नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। पिवट क्या होता है, थोड़ा सा इमेजिन करो तो याद रहेगा आपको। ये पहिया है, बीच में धुरी है, एक एंगल है, इस धुरी के ऊपर पहिया घूम रहा है, तो ये धुरी जो है ना, इसको बोलेंगे पिवट। या ये कोई चीज़ है, कोई प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आपने गेंद रखी हुई है, इस गेंद को घुमा रहे हो उस प्लेटफॉर्म पे, तो ये प्लेटफॉर्म को बोलेंगे पिवट। तो पिवट वो सहारा होता है, वो फाउंडेशन होता है किसी चीज़ का जिसके ऊपर दूसरी चीज़ घूम सकती है। समझ गए ना। तो पिवटल रोल रहा था भगत सिंह का, इंस्ट्रूमेंटल रोल रहा था फ्रीडम स्ट्रगल में। नीचे के आधार को बोलते हैं पिवट। चलिए अगला वर्ड है लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है एडवांटेज, इन्फ्लुएंस। और अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो लेवरेज का मतलब होता है इकोनॉमिक लैंग्वेज में कर्जा, जो आप कर्जा लेते हैं, देते नहीं है, जो कर्जा लेते हैं आप बैंक से, किसी से भी, लेवरेज बोलते हैं उसको। तो कॉमर्स वाला मीनिंग तो अपने यहाँ नहीं लगा रहे हैं, अपने सिंपल मीनिंग लगा रहे हैं एडवांटेज, इन्फ्लुएंस वाला। बिजनेसमैन फंड पॉलिटिकल पार्टीज टू गेन पॉलिटिकल लेवरेज। बिजनेसमैन फंड करते हैं राजनीतिक पार्टियों को ताकि उनको सियासी, राजनीतिक या पॉलिटिकल लेवरेज मिल सके, एडवांटेज मिल सके, उनके सारे काम हो सकें बिना देरी के, है ना। इसीलिए तो पैसा देते हैं। अब लेवरेज एक नाउन भी है और लेवरेज एक वर्ब भी है। वर्ब फॉर्म में इसका मतलब होता है एडवांटेज लेना, किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना। यू नीड टू लेवरेज योर एक्सपर्टीज़। आपको ज़रूरत है फ़ायदा उठाने की आपकी कलाओं का, आपकी एक्सपर्टीज़ का, जो भी काम आपको आता है। और क्यों? टू गेट अ गुड जॉब इन टूडेज़ मार्केट। आजकल के बाज़ार में एक अच्छी जॉब को पाने के लिए। तो ये लेवरेज नाम का वर्ड आर्टिकल में आज आप वर्ब फॉर्म में देखेंगे। कनेक्ट करो इन चीज़ों को जो मैं बोल रहा हूँ ना, अपने आप से एक दो वर्ड, एक दो सेंटेंस और बनाओ इस पर। हो सके तो इसको अपनी रूटीन लैंग्वेज में यूज़ करो। भाई मेरे को मैथ्स अच्छी आती है, आई विल लेवरेज माई मैथ स्किल्स इन द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में मैथ्स के ऊपर मैं खेल के जाऊँगा, पूरा एग्ज़ाम जो है मैथ्स के ऊपर मैं एडवांटेज लूँगा उसकी। ठीक है, ऐसे इसको यूज़ करना है। चलिए अगला वर्ड है सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है रिफाइंड, एकदम पॉलिश किया हुआ, सूट बूट पहना हुआ। इसका बिल्कुल उल्टा होता है रस्टिक, गंवारू, है ना। जो समझ गए ना, कोई आदमी गांव से आया है, कपड़े पहनना नहीं जानता है, बोलना नहीं जानता है, तो उसको आप बोल सकते हैं रस्टिक पर्सन है, बहुत ही क्रूड पर्सन है। और कोई आदमी शहर का है, अच्छे कपड़े पहनता है, मीठी ज़ुबान बोलता है, ठीक से बात करना जानता है, तो वो सोफिस्टिकेटेड पर्सन है। तो ये दोनों चीज़ें, दोनों वर्ड्स जो हैं आपकी रूटीन लैंग्वेज में यूज़ आने वाले वर्ड्स हैं। हमेशा कोशिश करो अपने आप को सोफिस्टिकेटेड बनाने की, सोफिस्टिकेशन की ही दुनिया है। चलिए, लोग कहते हैं ना दिल अच्छा होना चाहिए, दिल में कौन घुसेगा, किसके पास टाइम है आपके दिल में घुसने का। चलिए, रिफाइंड और न्यूआंस्ड बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड को। एक छोटा सा आपको सेंटेंस बना के दिखाते हैं। स्कैमर्स नाउ डेज आर यूजिंग सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। स्कैमर्स जो हैं, पागल बनाने वाले जो लोग हैं, वो आजकल बहुत ही एडवांस्ड, रिफाइंड और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। और क्यों? टू चीट इन देयर एग्जामिनेशंस, अपने एग्जाम्स में नकल करने के लिए। अब वो पूछ के नहीं, पर्चा वर्चा एक्सचेंज नहीं करते हैं, वो ब्लूटूथ यूज़ करते हैं, वाईफाई यूज़ करते हैं, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ठीक है, ये वर्ड आर्टिकल में आज आप देखेंगे। उल्टा इसका रस्टिक है, जो मैंने आपसे क्विज में पूछा है। चलिए, सेकंड लास्ट वर्ड है आज का, इंस्टिल। इंस्टिल का मतलब क्या होता है? देखिए, स्टिल का मतलब ठहरा हुआ, इन का मतलब अंदर। गुब्बारे के अंदर अगर हवा भरते हैं ना, और हवा जब ठहर जाती है उसके अंदर, गुब्बारा फूल जाता है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं मैंने गुब्बारे में हवा को इंस्टिल किया है। अगर आसान भाषा में बोलना चाहें, रस्टिक लैंग्वेज में, तो इसका मतलब होता है फिल इन करना। गुब्बारे में हवा भर दी, कमरे में 10 आदमी घुसा दिए, किसी आदमी में कॉन्फिडेंस घुसा दिया, किसी भी चीज़ में कुछ घुसाने को, भरने को इंस्टिल करना कहते हैं। द विक्ट्री इंस्टिल्ड अ न्यू कॉन्फिडेंस। इस जीत ने एक नया आत्मविश्वास भर दिया, इंस्टिल कर दिया इन द टीम, हमारी टीम में। इनकलकेट करना, इन्फ्यूज़ करना और इनग्रेन करना इसके सिनोनिम्स हैं। इनग्रेन ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। ठीक है, फिल आसान वाला वर्ड, इंस्टिल और इनग्रेन एडवांस्ड वाले वर्ड, सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स। चलिए, लास्ट वर्ड है अपना आज का, प्रोपेगेंडा। सेकंड लास्ट है ये भी, एक और है इसके बाद, है ना। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है मशहूरी, लेकिन ऐसी मशहूरी जिसमें आप सामने वाले को परसुएड कर रहे हैं, मना रहे हैं। आप सड़क पर निकल जाओ, हर कोचिंग वाला बोल रहा है कि हमारे यहाँ से आईएएस निकले हैं 15। अगर भारत में 20,000 कोचिंग सेंटर्स हैं तो लगभग 3 लाख आईएएस निकले हैं कोचिंग सेंटर से। समझ पा रहे हो आप? ये प्रोपेगेंडा है इनका।
सबको पता है साल में 1200 आईएएस निकलते हैं, वो भी अलाइड वाले मिला करके, लेकिन 20,000 कोचिंग सेंटर अपने अपने 15 आईएएस गिना रहे हैं। तो ये अगर आपको एग्जाम्पल देखना हो तो ये होता है प्रोपोगेंडा का एग्जाम्पल। ऐसी एडवर्टाइजिंग जो झूठ नहीं है लेकिन परसुएसिव है। वो एक ही आईएएस की फ़ोटो 15-20 लगा करके घूम रहे हैं कोचिंग वाले, हमसे भी पढ़ के गया था, हमसे भी पढ़ के गया था, है ना, इस तरीके से। तो प्रोपोगेंडा क्या होती है? आधी अधूरी या परसुएड करने वाली इंफॉर्मेशन जो सामने वाले को आपके परसुएशन में लाए, है ना, आपकी बात मनवाए। मोस्ट न्यूज़ चैनल्स आर बीइंग अक्यूज्ड ऑफ स्प्रेडिंग पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा। ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स जो हैं उनको अक्यूज़ किया जा रहा है, उन पर आरोप लग रहा है सियासी प्रोपोगेंडा चलाने का। चलिए लास्ट वर्ड अपना आज का, एंड कंपस। ये वर्ड बना है कंपस से, प्रकार से। स्कूल में आप गोले बनाते थे प्रकार से, आपको याद होंगे। वो कंपस से, प्रकार से जब आप गोला बनाते हैं तो आप किसी चीज़ को अपने दायरे में ले लेते हैं, उस गोले के भीतर का जो एरिया है वो गोले का पार्ट बन जाता है। ऐसा ही होता है ना, गोला बना दिया तो बीच का यहाँ हो जाएगा, बाकी का बाहर हो जाएगा, जैसा वेन ड्रैगन में आप पढ़ते भी हैं। तो वहीं से वर्ड को बनाया गया एनकम्पस को, ऐसे ही बनाया है अंग्रेज़ों ने, बिल्कुल जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। एनकम्पस का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने दायरे में ले लेना, स्कोप में ले लेना, जैसे प्रकार से गोला बना करके आप कागज़ का कुछ हिस्सा अपने दायरे में ले लेते हैं। हर जॉब एज अ सेक्रेटरी एनकम्पसेस अ वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसकी जो नौकरी है एक सेक्रेटरी के तौर पे, वो अपने दायरे में रखती है, एनकम्पस करती है बहुत बड़ी रेंज को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। उसकी काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ उसकी जॉब की प्रोफाइल के अंदर, है ना, स्कोप के अंदर आती हैं। अगर आपको एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है, इंग्लिश है, तो आपका एग्ज़ाम जो है उसकी प्रिपरेशन एनकम्पस करती है मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश को। ऐसे आप इसको यूज़ करें। इसको एनकैप्सुलेट करना, एनवलप करना, इंक्लूड करना, इन सभी वर्ड से बताया जाता है। आज एनकम्पस नाम का वर्ड यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। हैवी वोकैब आज की, हल्के में मत लेना, है ना। अब आ जाओ अपने आर्टिकल पे, जहाँ पे वर्ड्स दिखेंगे वहाँ पे आपको इनको फिर से रिवाइज करने का मौका मिलेगा। समरी आपको दें आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि हमारी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस को यूज़ करके एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम था सूर्य तिलक। और सूर्य तिलक प्रोजेक्ट का काम ये था कि अयोध्या में जो रामलला की मूर्ति है उसके ऊपर एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि सन की जो बीम है, सूरज की रोशनी की एक किरण है, और वो कैसी किरण है जो बीम बन जाए, जो इकट्ठी हो जाए, एक लेंस लगा करके उसको रामलला के तिलक के ऊपर फोकस करना था, मूर्ति के ऊपर। अब देखने में तो बड़ा ही अट्रैक्टिव सा लगता है ये प्रोजेक्ट, है ना, कैसे लेंस लगाया होगा। इनफैक्ट ये बीम आपको ये भी बताती है कि रामनवमी कब होगी। उस बीम को देख करके आप बिना कैलेंडर देखे बता पाएंगे रामनवमी का दिन कौन सा है। लेकिन इस चीज़ में 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि ये जो काम हमारी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस ने किया, हमारे हज़ारों लाखों रुपए टैक्स के, ये काम कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स भी कर सकते थे। साइंस के हिसाब से बहुत बड़ा काम नहीं है। तो एक तो क्रिटिसिज्म इसका ये है कि सरकारी पैसे को क्यों ऐसे वेस्ट कर रहे हो, इन साइंटिस्ट को मार्स पे कुछ स्पेसशिप बनाने के लिए लगाओ, इनको क्यों सनबीम के ऊपर लगा रखा है। कॉलेज के बच्चे भी कर सकते हैं आईआईटी के ये काम। और दूसरा काम ये है, सरकार के पैसे से चलने वाली ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक मनी से चलने वाली ऑर्गेनाइजेशंस को मंदिरों में घुसाने का क्या मतलब है। हमारे यहाँ जितने भी मंदिर मस्जिद बने हुए हैं, पुराने आर्किटेक्चर मार्वल्स हैं, उनकी इंजीनियरिंग को हमने सेकुलर रखा है। और यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि हमें अपने साइंस को सेकुलर फॉर्म में यूज़ करना है। आज मंदिर में लगा रहे हो, फिर कल मस्जिद में लगाना पड़ेगा, फिर गुरुद्वारे वाले बोलेंगे। तो साइंस को रिलीजन से अलग क्यों ना रखा जाए, इस चीज़ का भी क्रिटिसिज्म सरकार को झेलना पड़ रहा है। खुले दिमाग से पढ़ना इसको, साइंटिफिक टेम्पर के साथ में। अब आर्टिकल को शुरू करते हैं। आज की टोन है साइंटिफिक एंड एथिकल। साइंस की भी बात करेगा और एथिक्स की, यानी कि नैतिक मूल्यों की भी बात करेगा। शुरू करें। कह रहे जी, लास्ट मंथ अ सनबीम sparked a renewed debate on the intersection of science and religion within Indian society। कह रहे जी, पिछले ही महीने लास्ट मंथ एक सन की जो बीम थी, सन बीम मैंने आपको बताया ना भाई, स्किन पे अपने बहुत सारी रेज पड़ती हैं सूरज की, सन की। अगर इनको इकट्ठा कर दें एक लेंस पे और कहीं पे फेंक दें, लगा दें, तो इसको बोलेंगे सन बीम। तो सूरज की किरणों को इकट्ठा करके लेंस के जरिए जब बीम बनाया गया, तो एक सन बीम जो बनी उसने स्पार्क कर दिया, भड़का दिया एक रिन्यूड, एक नई डिबेट को। ऐसी डिबेट, ऐसी बहस जिसको रिन्यू किया गया है, जो पहले होती थी अब उसको फिर से ज़िंदा किया गया है। और ये बहस है किस चीज़ को लेकर के, संगम को लेकर के, इंटरसेक्शन को लेकर के। इंटरसेक्शन मतलब 2 चीज़ों का कहीं आकर के सेक्ट करना, इंटरसेक्ट करना, संगम बनाना। ये डिबेट है संगम को लेकर के, विज्ञान और धर्म का भारत के समाज में विद इन इंडियन सोसाइटी। सेंटेंस बहुत सिंपल है। सन बीम आपका सब्जेक्ट है ग्रीन कलर में, स्पार्क इसकी वर्ब है पिंक कलर में।
स्पार्क का मतलब होता है भड़काना, किसी चीज़ में आग लगाना, तीली फेंकना, है ना। तो डिबेट में आग लगा दी है, इस डिबेट को फिर से जिंदा कर दिया है। इंटरसेक्शन मैंने आपको बता दिया, मिलन या संगम को बोलते हैं दो चीज़ों के। कह रहे जी अभय करंडीकर, द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और DST, shared on April 17th or Ram Navami that the Indian Institute of Astrophysics played a pivotal role in the Surya Tilak project at the Ram Mandir in Ayodhya। कह रहे जी अभय करंदीकर साहब जो हैं, जो सरकार के विज्ञान मंत्रालय के सेक्रेटरी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो सारी वैज्ञानिक संस्थाओं को टैक्स पेयर के पैसे पे चलाता है, रेगुलेट करता है। कह रहे इस सरकारी संस्था के जो सेक्रेटरी हैं अभय करंदीकर साहब, इन्होंने शेयर किया, ट्वीट किया या फेसबुक पे डाला या इंस्टाग्राम पे डाला 17 अप्रैल को, जो कि रामनवमी का दिन भी था। और क्या डाला भाई, क्या लगाया इन्होंने? इनका स्टेटस ये था दैट कि भारत की एक साइंटिफिक एस्ट्रोफिजिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है IIA, जिसका काम होता है ग्रहों को देखना, कौन सा पुच्छल तारा, कौन सा है ना सन, कौन सी आकाशगंगा, कौन सी गैलेक्सी, कौन सा ब्लैक होल। तो भारत की ये जो संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इसने प्ले किया या निभाया एक बहुत ही पिविटल, बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल या सहायक रोल को, भूमिका को, इस सूर्य तिलक प्रोजेक्ट में जो हुआ था राम मंदिर में अयोध्या के अंदर। तो इन्होंने खुद ही बताया कि सरकारी पैसे से हमने ये काम करके दिखाया है। अभय करंदीकर सब्जेक्ट है, शेयर्ड इनकी वर्ब है, पास्ट टेंस लगा हुआ है क्योंकि ये काम 17 अप्रैल को हो चुका है। जब भी पास्ट का टाइम दिया जाए तो पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना होता है, चाहे तो पास्ट इंडेफिनिट का करें या चाहे पास्ट परफेक्ट का करें। अब पास्ट परफेक्ट के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी होती है जो आपको 10th चैप्टर में, एडवांस चैप्टर में मैंने करवाई है। सबको आनी चाहिए पास्ट इंडेफिनिट कब लगाना है और पास्ट परफेक्ट कब लगाना है ना। चलिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की वो है प्लेड, पिविटल यानी इंस्ट्रूमेंटल, बहुत ही सहायक, कंड्यूसिव भी बोलते हैं, हेल्पफुल भी बोलते हैं इसको। सूर्य मंदिर, सूर्य तिलक प्रोजेक्ट था ये, जिसमें ये सारा काम अयोध्या में राम लला की मूर्ति पे किया गया, राम मंदिर में किया गया। बढ़े आगे। जिन बच्चों को पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के यूज़ का कंडीशन नहीं पता, एक स्पेशल कंडीशन है, तो 10 मिनट की एक वीडियो है, मैं यहाँ डालने की कोशिश करूँगा, इस वीडियो से जाकर के चेक करें कब हैड प्लस V3 लगाना है और कब खाली जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। कह रहे जी दिस इनोवेटिव प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्ड फोकसिंग सनलाइट प्रिसाइजली ऑन टू द फोरहेड ऑफ रामलला। ये जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट था, नया प्रोजेक्ट था, ये इन्वॉल्व करता था, शामिल करता था इस काम को, और काम है फोकस करना, सनलाइट को, सन बीम को बनाना सटीक तौर पे, प्रिसाइजली मतलब एकदम सटीक तौर पे, एक्यूरेटली, फोरहेड पे, माथे पे, ललाट पे रामलला की मूर्ति के। प्रोजेक्ट की वर्ब है इन्वॉल्व्ड, प्रिसाइजली मैंने आपको बता दिया, एक्यूरेटली, करेक्टली या सटीक तरीके से, एड वर्ब है यहाँ पे प्रिसाइजली। कह रहे जी लेवरेजिंग देयर एक्सपर्टीज इन डिजाइनिंग मिरर्स एंड लेंसेज फॉर सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन, द IIA crafted a sophisticated system of lenses and mirrors to manipulate sunlight onto the desired spot। लेवरेज करते हुए, फ़ायदा उठाते हुए, याद है ना लेवरेज वर्ड का, फ़ायदा, किसी चीज़ का एडवांटेज, फ़ायदा उठाते हुए अपनी एक्सपर्टीज़ का, अपनी महारत का, अपनी कुशलता का, डिज़ाइन करने में मिरर्स और लेंसेज को, शीशों को और लेंसेज को। और क्यों? सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन के लिए। सेलेस्टियल यानी जो स्टार से, एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड हो, वीनस को देखना है, मार्स को देखना है, जुपिटर के एनवायरनमेंट को देखना है। कह रहे जी इस ऑब्जर्वेशन के लिए मिरर और लेंस बनाने की जो इनकी महारत है, उसको इस्तेमाल करते हुए, उसको लेवरेज करते हुए हुआ क्या भाई, उसको लेवरेज करते हुए इस IIA नाम के सरकारी संस्था ने क्राफ्ट किया या बनाया एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही रिफाइंड सिस्टम को, जो लेंसेज और मिरर्स का था, ताकि ये मैनिपुलेट कर सकें, अपने हिसाब से छेड़छाड़ कर सकें, बदल सकें सनलाइट को डिज़ायर्ड स्पॉट पे, उस जगह पे, उस स्पॉट पे जहाँ पे इनकी इच्छा थी। ठीक है, तो सारा अपना उपकरण इन्होंने वीनस वाला, जुपिटर वाला, वो सारा जो अपना इक्विपमेंट है, पैराफर्नलिया है, उसको यूज़ करके इन्होंने धरती पे सनबीम को फोरहेड पे रामलला की मूर्ति पे जो है इन्होंने फोकस करके दिखाया। सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ गए ना, मीनिंग तो आपने समझ ही लिया। स्ट्रक्चर ये है कि IIA ने क्राफ्ट किया, IIA सब्जेक्ट है आपका, क्राफ्टेड इसकी वर्ब है। क्राफ्ट करना यानी बनाना अपने हाथ से, सोफिस्टिकेटेड यानी न्यूआंस्ड। और जब ये क्राफ्ट कर रहे थे तब ये लेवरेज भी कर रहे थे, फ़ायदा भी उठा रहे थे। PPSA, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, जब ये बना रहे थे ना इस सिस्टम को, तब ये अपनी इस एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा भी उठा रहे थे। तो फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने इस सिस्टम को बनाया। तो ये वर्ब की ING फॉर्म पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन का काम कर रही है। सेलेस्टियल मैंने आपको बता दिया, जो सितारों से, प्लैनेट से रिलेटेड हो। सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन यानी प्लैनेट्स को देखना,
कौन कहाँ जा रहा है, कौन कैसे कर रहा है ना। मैनिपुलेट का मतलब होता है अपने हिसाब से ऊपर नीचे करना, छेड़छाड़ करना। कह रहा है जी फर्दर मोर द कैलकुलेशंस conducted by the IIA accommodated the varying dates of रामनवमी each ईयर। कह रहा है इससे भी आगे जो कैलकुलेशंस कंडक्ट की थी आईआईए ने, इस संस्था ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने, इन्होंने अकोमोडेट कर लिया, कंसीडर कर लिया, एडजस्ट कर लिया उन अलग अलग डेट्स को, दिनों को, जो रामनवमी के होते हैं हर साल। अब रामनवमी जिस भी दिन होगी, अपने आप सूरज की किरण जो है मूर्ति के फोरहेड पे आ जाएगी। इस तरीके से इन्होंने बहुत अच्छी कैलकुलेशन करके आगे कई सालों का सिस्टम इन्होंने एक ही लेंस में, एक ही मिरर में बना दिया। कह रहे जी ये वो डेट्स हैं विच आर डिटर्मिन्ड बाय द ल्यूनी सोलर कैलेंडर इंश्योरिंग प्रिसाइज अलाइनमेंट। ये वो डेट्स हैं जो डिटर्मिन होती हैं, निर्धारित होती हैं ल्यूनी सोलर कैलेंडर के हिसाब से। लूना मतलब सन, सोलर मतलब, लूना मतलब जो है चांद, मून, सोलर मतलब सन। लूनी सोलर एक साइंटिफिक कैलेंडर होता है। इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं राशि या तिथि, हालांकि उससे अलग है, ये लूनी सोलर कैलेंडर अलग है, लेकिन उसका काफ़ी सिमिलर फॉर्म हम जो है राशि और तिथि वाला जो हम हिंदुज़म में यूज़ करते हैं। कह रहे ये वही डेट्स हैं जो हिंदुज़म के हिसाब से राशि और तिथि के हिसाब से आती हैं, इंश्योर करते हुए सटीक अलाइनमेंट को, सटीक तरीके से एडजस्टमेंट को। तो अपने आप जिस राशि पे होगा उस दिन ये सूरज की किरण अपने आप बीम लगा करके माथे पे आ जाएगी। समझ गए सेंटेंस का मीनिंग? कैलकुलेशंस की वर्ब है कंडक्टेड, कैलकुलेशंस की वर्ब है अकोमोडेटेड। कंडक्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, कैलकुलेशंस वो हैं जो कंडक्ट की गई थी आईआईए के द्वारा। इन कैलकुलेशंस ने अकोमोडेट किया, एडजस्ट किया इन सारी अलग अलग डेट्स को। वेरिंग यानी जिसमें वैरायटी हो, जो अलग हो, डिफरेंट हो। विच आया इन डेट्स के लिए रामनवमी की, विच आर डिटर्मिन्ड, विच को डिटर्मिन किया जाता है, इन डेट्स को निर्धारित किया जाता है हिंदू पंचांग के हिसाब से या लूनी सोलर साइंटिफिक कैलेंडर के हिसाब से। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है जो भी आगे आप नेक्स्ट पैराग्राफ में ही देखेंगे। कह रहा है जी हाउ एवर सम साइंटिस्ट एक्सप्रेस्ड रिजर्वेशंस अबाउट दिस इनिशिएटिव। कह रहा है हालांकि कुछ साइंटिस्ट ने एक्सप्रेस किया अपनी रिजर्वेशंस को। रिजर्वेशन होता है किसी चीज़ को लेकर के आपका डाउट, स्केप्टिसिज्म, जिसमें आपको कुछ खराबी लगे, आप उसको एकदम सपोर्ट ना कर पाएँ, वो होता है आपका रिजर्वेशन, आपके अंदर की शंकाएँ। कुछ साइंटिस्ट लोगों ने एक्सप्रेस किया अपनी शंकाओं को इस प्रोजेक्ट को लेकर के, इस इनिशिएटिव को लेकर के। साइंटिस्ट की वो है एक्सप्रेस्ड। अब क्यों किया? दे आर्ग्यूड दैट डिज़ाइनिंग सच अ सिस्टम कुड हैव बीन अकॉम्प्लिश्ड बाय अ कॉलेज लेवल स्टूडेंट। उनका ये आर्ग्यूमेंट था कि इस सिस्टम को डिज़ाइन करना, ये डिज़ाइनिंग का जो काम है, इसको पूरा किया जा सकता था, अकॉम्प्लिश किया जा सकता था, अंजाम दिया जा सकता था कॉलेज जाने वाले एक स्टूडेंट के द्वारा भी, किसी बड़े कॉलेज का, ऑफकोर्स IIT वाईटी का। और ये काम इन्होंने कैसे कहा, ये बात इन्होंने कैसे आर्ग्यू की? क्वेश्चनिंग द नेसेसिटी ऑफ इन्वॉल्विंग इंडियाज लीडिंग एस्ट्रोफिजिसिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर्स। सवाल उठाते हुए इस ज़रूरत पे, इस नेसेसिटी पे, ज्योति इन्वॉल्व करने की, लगाने की काम पे भारत के सबसे आगे के एस्ट्रोफिजिसिस्ट को और एस्ट्रोनॉमर्स को। समझ गए? दे की वो है आर्ग्यूड, दे आया साइंटिस्ट के लिए। जब ये आर्ग्यू कर रहे थे, ये बात कह रहे थे आर्ग्यूमेंट करके कि ये तो कॉलेज का बच्चा भी बना देगा, तो उसी वक्त ये क्वेश्चन भी कर रहे थे, सवाल भी उठा रहे थे हमारे देश के सबसे बड़े एस्ट्रोफिजिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स को यूज़ करने का। भाई ये लीडिंग है, इनको किसी और प्रोजेक्ट में लगाओ, इनको क्यों मंदिर में मूर्ति पे इनसे तिलक लगवा रहे हो? ये काम तो IIT का कोई बच्चा भी कर देगा, है ना। चलिए, दे की वो आर्ग्यूड, क्वेश्चनिंग यहाँ पे PPS से, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो फिजिक्स यूज़ करते हैं सितारों की, और एस्ट्रोनॉमर्स जो सितारों को देखते हैं। चलिए, कह रहे जी मोर ओवर देयर वर डीपर कंसर्न्स रिगार्डिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द IIA एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द DST इन अ रिलीजियस सेरेमनी। कह रहे इससे भी ज़्यादा बहुत गहरी चिंताएं भी थी, डीपर कंसर्न्स भी थे इन्वॉल्वमेंट को लेकर के, रिगार्डिंग द इन्वॉल्वमेंट, और किसकी? IIA नाम के इस संस्थान की, जो एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्वयं चलने वाली संस्था है, सरकारी पैसे पे चलने वाली इंडिपेंडेंट बॉडी है, DST के अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। और इसकी इन्वॉल्वमेंट हुई है एक रिलीजियस सेरेमनी में, रामनवमी के मौके पे। कंसर्न्स की वर्ब है वर। ठीक है, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, बड़ा इजी है, आपको आता होगा, पर उन बच्चों के लिए जो आज क्लास में नए हैं, ठीक है, जिनको आता है उनके लिए क्वेश्चन भी है, आप सॉल्व करके दिखाना। देखो कॉन्सेप्ट ये है कि देर के बाद में वर लगा है, यहाँ वॉज भी तो लग सकता था, ऐसा क्या मजबूरी आई पड़ी कि आपको वर यूज़ करना पड़ा वॉज की जगह पे? कब इज लगाना है, आर लगाना है, वॉज लगाना है, वर लगाना है देर के बाद, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसको डिसाइड करने का सिंपल सा तरीका है, देर जो होता है, देर ये सब्जेक्ट का काम कभी करता ही नहीं है।
और इसके बाद में आने वाली वर्ब जो है कभी भी देयर के हिसाब से होती ही नहीं है। तो किसके हिसाब से होती है? इस वर्ब के बाद में जो नाउन लिखा होता है उसके हिसाब से होती है। सेंटेंस इन्वर्टेड होता है देयर नाम के डमी सब्जेक्ट की वजह से। नाउन अगर सिंगुलर होगा, अनकाउंटेबल होगा, तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। नाउन अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। बस सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको अप्लाई करके देखते हैं इन क्वेश्चंस पे। देयर इज़, चलो 3 क्वेश्चंस हैं, पहले खुद से ट्राई करो, आराम से वीडियो को पॉज करो। यहाँ पे चॉइसेस मैंने आपको दी हुई हैं, इज़, आर, वॉज, वर, क्या लगाओगे? देयर इज़ या आर नो इक्वल टू द जीनियस माइंड्स ऑफ न्यूटन एंड आइंस्टीन। दुनिया में कोई भी बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है जीनियस माइंड्स के आगे, आइंस्टीन और न्यूटन नाम के इन साइंटिस्ट के। देखो यहाँ पे नो इक्वल, इक्वल, इक्वल एक सिंगुलर नाउन है। इक्वल मतलब बराबरी वाला। तो अगर बराबरी वाले की बात हो रही है, सिंगुलर नाउन की बात हो रही है, तो वर्ब को इज लगाना है। देयर इज़ नो इक्वल, ठीक है, देयर इज़ नो इक्वल। और यहाँ दूसरे सेंटेंस में हमने लिख दिया कोई बराबरी वाले दिमाग नहीं है, इक्वल्स नहीं है, प्लूरल की बात कर दी। यहाँ मैं कह रहा हूँ कोई भी नहीं है, एक आदमी भी नहीं है, और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि समझ गया ना, इक्वल्स की बात कर रहा हूँ मैं। इस तरह के और आदमी दुनिया में नहीं है न्यूटन आइंस्टीन के दिमाग वाले। तो इक्वल्स की वजह से आपको वर्ब लगानी है यहाँ पे आर। बिल्कुल सेम सेंटेंस, बिल्कुल सेम मीनिंग, लेकिन टेक्निकलिटी की वजह से एक जगह सिंगुलर वर्ब आ रही है, इक्वल की वजह से इस और इक्वल्स की वजह से आर। मेरे ख्याल से इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। देयर वॉज या 3 फैक्टर्स, वर 3 फैक्टर्स दैट इन्वाइटेड द क्राइसिस। 3 फैक्टर्स थे, 3 कारण थे जिनसे क्राइसिस हुआ, जिन्होंने इस क्राइसिस को इन्वाइट किया। कारण थे 3 थे फैक्टर्स। फैक्टर्स है प्लूरल, अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो देयर वर 3 फैक्टर्स आपको लिखना होगा। क्रिस्टल क्लियर है ना कॉन्सेप्ट ये? चलो ऐसे नहीं मानूंगा मैं। लास्ट सेंटेंस को आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। देयर हैज़ या हैव बिन रैम्पेंट ब्राइबरी इन द निगोशिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की निगोशिएशन में, बातचीत में खुलेआम ब्राइबरी चली है या रिश्वतखोरी हुई है। ब्राइबरी यानी रिश्वतखोरी एक अनकाउंटेबल नाउन है। रिश्वतखोरी को गिना नहीं जा सकता ना, 1 रिश्वतखोरी, 5 रिश्वतखोरी। ये सॉल्ट की तरह, नमक की तरह, रेत की तरह, शुगर की तरह अनकाउंटेबल नाउन है ब्राइबरी। अब इसके लिए सही वर्ब का चुनाव करना है। हैज़ बिन रैम्पेंट ब्राइबरी या हैव बिन रैम्पेंट ब्राइबरी आपको चूज़ करना है। चूज़ करना है और कमेंट्स में डालना है, ताकि यहाँ भी किसी को कन्फ्यूजन हो तो पता तो लगे। ठीक है, सब लोग ट्राई देंगे इसको अच्छे बच्चे की तरह। वैसे आप अच्छे बच्चे हो सारे। अब आ जाओ अपने आगे के आर्टिकल को फिनिश करते हैं। कह रहा जी, क्रिटिक्स कंटेंडेड दैट दिस कोलैबोरेशन कॉन्ट्रीवेंट द कॉन्स्टिट्यूशंस कमिटमेंट टू साइंटिफिक टेम्पर। क्रिटिक्स जो हैं, आलोचक जो हैं, उन्होंने कंटेंट किया। कंटेंट करने का मतलब होता है किसी बात के विरोध में अपनी बात रखना, अपनी ऑब्जेक्शन को देना। तो क्रिटिक्स ने ऑब्जेक्ट किया, अपनी ऑब्जेक्शन दिया। दैट वो ये कि ये जो कोलैबोरेशन है डीएसटी और आईआईए की अयोध्या के मंदिर में, इसने कॉन्ट्रवीन किया है, उल्लंघन किया है, ब्रीच किया है। और किसको? कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के उस वादे को जो है वैज्ञानिक मिजाज का। तो संविधान हमें कहता है डीपीएसपी में, नीति निर्देशक तत्वों में, कि आपको सभी सिटीजन्स को साइंटिफिक टेम्पर रखना है, मिजाज रखना है, अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, उल्टी सीधे काम या उल्टी सीधी बातें नहीं करनी है, हमेशा साइंस को लेकर के अपनी ज़िंदगी को जीना है। तो संविधान का ये जो कमिटमेंट हमारे लिए है, इसको भी इंटरवीन कर दिया गया है, कॉन्ट्रवीन कर दिया गया है इस पूरे कोलैबोरेशन ने। और कह रहे जी ये अ प्रिंसिपल, कोमा लगा के बता रहा है, कह रहा है साइंटिफिक मिजाज जो है, अ प्रिंसिपल इनग्रेन्ड इन इंडियाज़ इंटेलेक्चुअल हेरिटेज सिंस द एरा ऑफ राजा राम मोहन राय एंड प्रोपोगेटेड बाय ल्यूमिनरीज। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है, एक ऐसा सिद्धांत है जो इनग्रेन्ड है, इंस्टिल्ड है, भरा हुआ है भारत की इंटेलेक्चुअल हेरिटेज में, भारत की वैज्ञानिक या दिमागी विरासत में। इंटेलेक्चुअल हेरिटेज क्या है हमारी? जो हमारे देश में हज़ारों सालों में साइंटिस्ट पैदा हुए हैं, थिंकर्स, फिलोसफर्स पैदा हुए हैं, जो कुछ सोच सकते हैं, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी रखते थे, जो कुछ किताबें लिख के गए हैं। तो ये जो वही प्रिंसिपल है जो कि बसा हुआ है भारत की इसी विरासत में, दिमागी विरासत में। और कब से? उस एरा से जो थी राजा राम मोहन राय की, 19s की, 80s की। और प्रोपोगेटेड बाय है, जिसको प्रोपोगेट या एडवर्टाइज़ किया गया है ऐसे ल्यूमिनरीज के द्वारा। ल्यूमिनरी मतलब ऐसा आदमी जो कि किसी फील्ड में बहुत जाना जाता हो, सेलिब्रिटी की तरह हो, जो एक ल्यूमिनोसिटी रखता हो। ल्यूमिनोसिटी मतलब चमक, है ना, उसके ऊपर एक कोई रोशनी हो। ल्यूमिनरीज वो सेलिब्रिटीज़ हैं जो जाने माने हैं किसी फील्ड के अंदर। तो ये वही प्रिंसिपल है जिसको प्रोपोगेट भी किया है इन जानी मानी हस्तियों ने, ल्यूमिनरीज ने, सच एज जैसे कि सतीश धवन एंड पीएम भार्गवा। तो यही हमारी विरासत है कि हमें साइंटिफिक मिजाज रखना है, धर्म में विज्ञान को नहीं घुसाना है।
क्रिटिक्स की वर्ब है कंटेंटेड, कोलैबोरेशन की वर्ब है कॉन्ट्रवीन्ड, कॉन्ट्रवीन करना, किसी चीज़ का उल्लंघन करना। टेम्पर यानी मिजाज, साइंटिफिक टेम्पर। टेम्पर एक वर्ब भी है, इसका मतलब होता है मिजाज शांत करना, किसी चीज़ को ठंडा करना, गर्मी को निकाल देना, शांत कर देना। ये वर्ब फॉर्म में वर्ड अभी आगे आएगा और कितना प्यारे तरीके से लिखा होगा मैं आपको वहाँ दिखाऊंगा। ठीक है, डबल मीनिंग वर्ड्स होते हैं ना कुछ, तो यहाँ पे तो टेम्पर एक नाउन है, मिजाज है, आगे टेम्पर एक वर्ब आएगी जहाँ पे किसी को ठंडा करने की बात की जाएगी। ये पूरा जो प्रिंसिपल है ये साइंटिफिक टेम्पर के लिए पूरा जो है फ्रेज आपने लिखा हुआ है। ये वो प्रिंसिपल है जो राजा राम मोहन ने चलाया था और ये वही प्रिंसिपल है जो सतीश धवन और पीएम भार्गवा प्रोपगेट करते थे। हेरिटेज यानी विरासत, इनग्रेन्ड इंस्टिल्ड यानी भरा हुआ, ल्यूमिनरी यानी हस्ती, किसी फील्ड के अंदर कोई सेलिब्रिटी जिसके पीछे सब चलते हों, फेमस हो, जो आइडलाइज किया जाता हो, जिसको लोग अपना आदर्श मानते हो, ल्यूमिनरी। वन वर्ड है। प्रोपगेट करना आप समझते ही हैं, किसी चीज़ को मशहूरी करना उसकी परसुएसिव तरीके से। करेक्ट, दिस कमिटमेंट अंडरस्कोर्स अ डेडिकेशन, यही वो कमिटमेंट है जो अंडरस्कोर करता है, हाईलाइट करता है। अंडरस्कोर करना, प्रकाश डालना, ये वही कमिटमेंट है जो रोशनी डालता है एक डेडिकेशन पे, उस डेडिकेशन को क्या बोलते हैं, निष्ठा पे, निष्ठा पे। और ये निष्ठा किसके लिए? टू रैशनल इंक्वायरी एंड एविडेंस बेस्ड रीजनिंग, कि जो भी इंक्वायरी हम करेंगे वो रैशनल होगी, लॉजिकल होगी, और हमारी रीजनिंग हमेशा एविडेंस बेस्ड होगी। अंधविश्वासी कोई काम ना करेंगे, ना किसी से सुनेंगे। यही कमिटमेंट तो है हमारा साइंस को। कह रहा है जी खास करके कब? स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट वेयर साइंटिफिक नॉलेज इंटरसेक्ट्स विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस, खास करके उस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे साइंस की नॉलेज मिलन करती है, इंटरसेक्ट करती है, जा भिड़ती है रिलीजियस प्रैक्टिसेस के साथ। तो जब भी साइंस और रिलीजन में हमें कुछ चुनना होगा तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आप साइंस को चुनेंगे, आप लॉजिक, रीजनिंग और एविडेंस को चुनेंगे, अंधविश्वासों में नहीं पड़ेंगे। चलिए, कमिटमेंट की वर्ब है अंडरस्कोर्स, साइंटिफिक नॉलेज की वर्ब है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट करना मैंने आपको बताया था, दो चीज़ों का आपस में किसी पॉइंट पे मिलना। कह रहे जी इन द लास्ट 2 decades proposals to introduce Vedic astrology in the college curricula and suggestions that ancient Indians flew airplanes, for example, have fomented discussions on scientific temper। पिछले 2 दशकों में, 20 सालों में ऐसे जो प्रपोजल्स आए हैं, जो सुझाव आए हैं कि इंट्रोड्यूस किया जाए वैदिक एस्ट्रोलॉजी को। वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी यही कुंडली, सितारे, जन्मतिथि, इन सभी को इंट्रोड्यूस किया जाए कॉलेज के करिकुला में, यानी पढ़ाई में। करिकुलम यानी कि सिलेबस, करिकुला मतलब सिलेबसिस, प्लूरल है करिकुलम का, करिकुला। कॉलेज के सिलेबस में बच्चों को ज्योतिष सिखाई जाए, ये जो प्रपोजल आए हैं। और ये सजेशंस आए हैं कि एंशिएंट इंडियंस जो थे वो एरोप्लेन उड़ाया करते थे आज से 5000 साल पहले, है ना, फाइटर जेट, सुपरसोनिक। कह रहे ये सारे सजेशन और प्रपोजल जो है ना, एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे फॉर्मेट कर चुके हैं, स्पार्क कर चुके हैं, प्रोवोक कर चुके हैं बातचीत को, डिबेट को, डिस्कशन को, साइंटिफिक मिजाज को लेकर के। कॉन्स्टिट्यूशन ही है हमें जो इन चीज़ों को करने से बचाता है। नहीं तो कॉलेज में भी आपको ज्योतिष पढ़ना होता और आप किताबों में भी ये शायद पढ़ सकते थे कि हमारे जो इंडियंस थे 5-6 हज़ार साल पहले वैदिक काल में प्लेन उड़ाया करते थे, है ना, एक दूसरे, इनको सीधी मतलब टिकट थी उनकी, बिना टिकट के प्लेन्स थे, क्या बोलते हैं उसको, प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन्स। तो ये सब चीज़ें हमने अपने सिलेबस में इसीलिए नहीं रखी हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बीच में आ जाता है। बहुत गहरी बातें हैं, कुछ लोगों को हो सकता है बुरी लगे, लेकिन मिजाज अगर वैज्ञानिक रखोगे, एजुकेटेड पर्सन की तरह, उसी से देश आगे चल रहा है ना। बाकी तो सब पता ही आपको क्या हो रहा है। प्रपोजल्स की वर्ब है, प्रपोजल्स और सजेशंस की वर्ब है हैव फॉर्मेटेड। इन्हीं सुझावों ने और इन्हीं सजेशंस ने इस डिबेट को भड़काया है। इंडियंस की वर्ब है फ्लू, वर्ब की सेकंड फॉर्म है फ्लाई, मतलब उड़ाना या उड़ना, फ्लू मतलब पास में ऐसा उड़ाया गया। करिकुला, करिकुलम, करिकुलम यानी सिलेबस सिंगुलर में, और अम को निकाल दूंगा मैं, यू एम को निकाल के ए लगा दूंगा तो करिकुला बन जाएगा, यानी कि कई सारे सिलेबस प्लूरल में। तो बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, डाटम, डेटा, पोडियम, पोडिया, स्टेडियम, स्टेडिया, याद है ना। अम लगाया तो सिंगुलर लास्ट में, और अम निकाल करके ए लगाया तो प्लूरल। इस कॉन्सेप्ट को कई बार करवा चुके हैं, आज के क्विज में मैंने आपसे पूछा है। चलिए, लास्ट 2 सेंटेंसेज हैं, यहीं पे रैप अप करेंगे इस क्लास को। कह रहे जी इंटरेस्टिंगली द IIA वॉज नॉट द सोल साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन इंगेज्ड इन अयोध्या। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो IIA है ये अकेला साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन नहीं था जो लगा हुआ था इस काम में अयोध्या के अंदर। इसके अलावा भी कई टैक्स पेयर के पैसे से चलने वाले साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन से ये काम करवाया गया। IIA की वर्ब है वॉस। कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है? कह रहे जी द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और CSRI,
under the Council of Scientific and Industrial Research or CSIR was deeply involved in ensuring the structural integrity of the temple। कह रहे जो CSRI था, CSIR नाम की संस्था के नीचे ये सरकारी संस्था जो है ये भी बहुत गहरी इन्वॉल्व थी इंश्योर करने में, पक्का करने में बुनियादी इंटेग्रिटी को, मजबूती को इस टेम्पल की। कौन सा पिलर कहाँ लगेगा, बिल्डिंग कैसे बनेगी, टेम्पल की इमारत कैसे बनेगी, 1000 साल कैसे चलेगी, ये सारे काम इस रिसर्च इंस्टीट्यूशन से करवाए गए थे, जो कि अच्छी बात है, करवानी भी चाहिए। अगर कुछ बड़ा बना रहे हो तो साइंस का यूज़ करके ही वो बनना चाहिए, है ना। CSRI की वो है वॉज इन्वॉल्व। अब देखो इसकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ गलत है, ये तो इन्वॉल्वमेंट सही है इसकी। मंदिर बनाया तो ऐसा ही बने जो टिकाऊ हो, चले हज़ारों साल। कह रहे जी दिक्कत ये है कि डिस्पाइट इट्स सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सूर्य तिलक सिस्टम नो ऑब्जेक्शंस वर रेज्ड रिगार्डिंग इट्स पार्टिसिपेशन। कह रहे लेकिन बावजूद इसके बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन को लेकर के जो है इस सूर्य तिलक के सिस्टम में CSRI का कोई भी ऑब्जेक्शन को रेज नहीं किया गया, उठाया नहीं गया पैसिव वॉइस में इसके पार्टिसिपेशन के ऊपर। CSRI में कोई भी नहीं बोला कि यहाँ क्यों लगा रखा है इसको, है ना। बिल्डिंग बनाना काम है इनका, तो बिल्डिंग बनवा लिया आपने इनसे, बहुत अच्छी बनाई है इन्होंने बिल्डिंग। अब ये सूर्य तिलक में संस्था का क्या काम है, ऑब्जेक्शंस की वो है रेज्ड। अब इसके दो इन्फ्रेंस देगा आपको। कह रहा है जी दिस डिस्क्रिपेंसी सजेस्ट दैट ईदर द CSRI's एक्सपर्टीज डस नॉट एनकम्पस conventional notions of scientific involvement or there exists unease specifically with the association of astronomers astrophysics with religious ceremonies। कह रहे जी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा तो इसके दो ही रीजन हो सकते हैं। ये जो डिस्क्रिपेंसी है, डिस्क्रिपेंसी क्या मतलब, जो होना चाहिए था और जो हुआ दोनों के बीच का फ़र्क कहलाता है डिस्क्रिपेंसी है, डेविएशन। कह रहे ये होना चाहिए था और जो हुआ है उसके बीच का जो फ़र्क है, डेविएशन है, डिफरेंस है, ये हमें सजेस्ट करता है दो बातें। पहली बात क्या, इधर या तो जो CSRI की एक्सपर्टीज़ है, इस संस्था की जो कार्यकुशलता है, काम करने का जो तरीका है, वो दायरे में नहीं लेता है परंपरागत नोशन को, ख्यालों को, जो है साइंटिफिक इन्वॉल्वमेंट के। CSRI का काम साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन करना नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है, कभी साइंस का काम करवा लो, कभी धर्म का काम करवा लो। तो इस डिस्क्रिपेंसी का एक मतलब तो ये है ना। या फिर दूसरा मतलब क्या है कि एक अनईज एग्जिस्ट करती है, एक परेशानी एग्जिस्ट करती है देश में कहीं भी, खास करके एसोसिएशन को लेकर के, जुड़ाव को लेकर के इन एस्ट्रोनॉमर्स और एस्ट्रोफिजिसिस्ट का, बड़े बड़े साइंटिस्ट का रिलीजियस सेरेमनीज़ के साथ। तो कह रहे हैं इसके दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो ये साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है ही नहीं, और या फिर कुछ लोग पागल हैं जो इस साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन के सूर्य तिलक में भाग लेने पे ऑब्जेक्शन जता रहे हैं। अपने बोलते हैं ना बहस करके, यार यही मीनिंग है, या तो तू पागल है या मैं पागल हूँ, ऐसा बोलते हैं ना। उसी बात को इसने वैसे लिख करके बताया, या तो ये साइंटिफिक संस्था है ही नहीं, हम पागल हैं, और या फिर आप पागल हैं जो हम कह रहे हैं कि अनईज हो रही है हमें साइंस को मंदिर में घुसाने के अंदर। तो इस तरीके से यही डिस्क्रिपेंसी ये सजेस्ट करती है। बहुत गहरा मीनिंग था इस सेंटेंस का, कोशिश मैंने की आपको वैसे बताऊं जैसे लिखा गया है, जो भाव था ऑथर का लिखने का, है ना। मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिपेंसी की वो है सजेस्ट, डिस्क्रिपेंसी का मीनिंग लिख लो, याद कर लो, अगर नहीं पता तो जो होना था और जो हुआ उन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है डिस्क्रिपेंसी। एक्सपर्टीज़ यानी काम करने की कुशलता, इसकी वो है डज नॉट एनकम्पेस करना, दायरे में लेना, इन्वॉल्व करना। तो इसकी एक्सपर्टीज़ दायरे में नहीं लेती है साइंस की परंपरागत ख्यालों को, ट्रेडिशनल साइंस के फील्ड को। कन्वेंशनल यानी परंपरागत, टिपिकल ट्रेडिशनल, नोशन यानी ख्याल या आइडिया। एग्जिस्ट की वो है देयर, अनईज की वर्ब है एग्जिस्ट। देयर से क्लॉज शुरू हुआ है, वर्ब को सब्जेक्ट के हिसाब से रखा गया, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट। कह रहा है एज टेम्पल्स ऑफ योर टू इनकॉर्पोरेटेड इंजीनियस डिज़ाइन प्रैक्टिसेस टू मैनिपुलेट सनलाइट। कह रहा है कि जो टेम्पल्स थे, जैसे कि जो मंदिर थे योर के, योर मतलब चिर प्राचीन काल, कोणार्क का सूर्य मंदिर, गुजरात में सोलंकी वंश के द्वारा बनाया गया सूर्य मंदिर, है ना, जो आपको मैसाना के आसपास मिलेगा कहीं। कह रहा है जी टेम्पल्स जो थे पुराने ज़माने के, हज़ारों साल पहले के, जो आज भी बने हुए हैं, वो भी इनकॉर्पोरेट करते थे, शामिल करते थे इंजीनियस डिज़ाइन प्रैक्टिसेस को। इंजीनियस का मतलब होता है बहुत ही चतुर, बहुत ही एफिशिएंट, चालाक वाले, है ना, एकदम क्या बोला जाए इसको, इस वर्ड को बोल सकते हैं आप जीनियस वाला, ये जीनियस से बना हुआ वर्ड है। तो हमारे पुराने टेम्पल्स में भी जीनियस डिज़ाइन प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, वो भी इन्वॉल्व करते थे सनलाइट को मैनिपुलेट करने के लिए। कह रहा है ये बात हम मानते हैं, हुआ था पहले भी। कह रहा है फिर भी क्राफ्ट्समैनशिप एंड इंजीनियरिंग हैव ऑलवेज बीन व्यूड एज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन। फिर भी इस देश की विरासत में, हेरिटेज में
इंजीनियरिंग और क्राफ्टमैनशिप को हमेशा देखा गया है रिलीजन के पार, धर्म से इंडिपेंडेंट। किसी भी धर्म के किसी भी आदमी ने कोई भी मंदिर बनाया हो, पूरे देश की विरासत है, चाहे वो किसी भी धर्म का आदमी हो। टेम्पल्स की वर्ब है इनकॉर्पोरेटेड, क्राफ्टमैनशिप और इंजीनियरिंग की वर्ब है हैव बीन व्यूड। पैसिव वॉइस लगा हुआ है, इनकॉर्पोरेट करना यानी शामिल करना, इंक्लूड करना। योर मतलब पुराना वक्त है ना। इंजीनियस मैंने बता दिया, ये जीनियस से बना हुआ वर्ड है। बहुत ही कोई एकदम नया सा कुछ ख्याल होता है, एकदम जीनियस वाला है ना, उसको बोलते हैं इंजीनियस। कह रहे जी मच लाइक हाउ इंडियन सेक्युलरिज्म इज अकोमोडेटिव ऑफ ऑल रिलीजन्स अनलाइक द यूरोपियन सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, इंडियन साइंस व्हेन एट ऑड्स विद रिलीजन हैज़ ऑप्टेड टू बी टेम्पर्ड। कह रहे बिल्कुल जैसे, मच लाइक यानी बिल्कुल सिमिलर टू, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडियन सेक्युलरिज्म जो है, भारत का जो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, वो अकोमोडेटिव है, वो एडजस्टमेंट करने वाला है सभी रिलीजन्स को। और कह रहे बिल्कुल उल्टा है ये यूरोपियन सेपरेशन के जो है चर्च और स्टेट का। यूरोप के अंदर आपको राज्य यानी सरकार और चर्च यानी रिलीजन, दो अलग अलग पावर सेंटर्स मिलेंगे, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। कहने को है ऑन पेपर, लेकिन जब सरकारी काम आता है तो किसी धर्म की बात नहीं की जाती यूरोप में। कह रहे कि जिस प्रकार से भारत का सेक्युलरिज्म सारे रिलीजन्स को एकोमोडेट करता है, यूरोप से बिल्कुल उल्टा, अनलाइक यूरोपियन ट्रेडिशन, वैसे ही भारत का जो साइंस भी है वो भी जब एट ऑड्स विद हो जाए रिलीजन, जब रिलीजन के सामने खड़ा हो, एट ऑड्स विद मतलब किसी चीज़ का सामना करना, उसके खिलाफ खड़े होना, तो भारत का साइंस भी जब रिलीजन के खिलाफ खड़ा होने लगता है तब वो ऑप्ट किया जाता है, उसने ऑप्ट किया है कि वो टेम्पर हो जाए, वो ठंडा हो जाए। तो हमारे देश में जब जब रिलीजन की बात होती है, साइंस ठंडा हो जाता है और इस तरह की घटनाएं होने लगती हैं। टेम्पर वर्ड मैंने आपको बताया था, वर्ब फॉर्म में किसी चीज़ का ठंडा होना, शांत होना। इंडियन साइंस की वर्ब है हैज़ ऑप्टेड, सेक्युलरिज्म की वर्ब है इज, अकोमोडेटिव यानी एडजस्टिंग, मच लाइक मतलब बिल्कुल वैसे ही, है ना, सिमिलर टू। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। थोड़ा लंबा आर्टिकल था आज का, पर पूरा पढ़ना भी ज़रूरी था ताकि आप इसका सही से मीनिंग निकाल पाएँ, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इन चारों में से कौन सी घटना साइंटिफिक टेम्पर जो है, वैज्ञानिक मिजाज जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसका एग्जाम्पल नहीं है। इन चारों में से कौन सा काम ऐसा है जो साइंस से नहीं जुड़ा हुआ, साइंटिफिक मिजाज की बात नहीं करता। 4 काम आपको दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है। आराम से पढ़ो इसको, क्वेश्चन का आंसर मैं करवाऊंगा, पहले खुद से आपको निकालना है। मेंस लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए खुद को करोगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। पॉज कर लेना वीडियो को, कोशिश करो। देखो जी, चारों ही काम अच्छे हैं वैसे तो। माइक्रो ऑर्गेस्मिक लाइफ को ढूंढना, स्टार्स के कोर में जीवन को ढूंढना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हमारे स्लीपिंग साइकिल्स और ड्रीम्स पे फ़र्क को ढूंढना, स्पेस क्राफ्ट बनाना जो कि एनवायरनमेंट को इन्वेस्टिगेट कर सके, सैटर्न के या शनि के, सब काम अच्छे हैं। और इनफैक्ट एआई बोट बनाना भी एक साइंस का ही काम है। लेकिन बोट आपने वो बताया जो आपका फ्यूचर बता दे तिथि के हिसाब से, ग्रहों की दशा के हिसाब से। तो एआई को आप लगा रहे हो ज्योतिष में, तो ज्योतिष में जब आप एआई लगाने लगोगे तब साइंटिफिक टेम्पर से दूर हो जाओगे, क्योंकि ज्योतिष को साइंस का पार्ट, साइंटिफिक टेम्पर का मिजाज का पार्ट नहीं माना जाता। समझ पा रहे हो ना, स्यूडो साइंस बोलते हैं इसको। कहने को ये साइंस है लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं है, इसको कहीं भी लैब में टेस्ट नहीं किया जा सकता, कोई इसके क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हो सकते, कोई रिसर्च स्टडी नहीं हो सकती। बस किसी को आप 500 रुपये दे दो, वो आपका भविष्य बता देगा, बस इसका यही काम है। तो अगर इस पर आप चैट बोर्ड्स बनाने लगे पैसे को, सरकारी को यूज़ करके, तो ये साइंटिफिक मिजाज के खिलाफ होगा। गहरा क्वेश्चन था, होपफुली कुछ बच्चों का सही हुआ होगा। बी आपका आंसर बनेगा। बी इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। चलिए, साइंटिफिक टेम्पर को यूरोप की सोसाइटी में कैसे एग्जाम्पलीफाई किया गया इस आर्टिकल के हिसाब से, वहाँ पे साइंस का मिजाज किस टाइप का है, करो कोशिश। एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी एंड रिलीजियोसिटी, धर्म के अंदर डाइवर्सिटी को, विविधता को अपनाना। प्रायोरिटाइज करना एविडेंस बेस्ड रीजनिंग को, ऐसे रीजनिंग को, ऐसे लॉजिक को जो एविडेंस बेस्ड हो उसको प्राथमिकता देना। प्रमोट करना कोलेब्रेशन को बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, साइंस और रिलीजन के बीच में संभाव को बढ़ाना। चैलेंज करना ट्रेडिशनल रिलीजियस डोगमा को, धर्म की जो डोगमा है, जो सिद्धांत हैं, ट्रेडिशनल सिद्धांत, उनको चैलेंज करना। यूरोप ना तो चैलेंज करता है धर्म को, ना धर्म के साथ मिलता है। वो बोलता है धर्म एक अलग चीज़ है, सुबह 5 से 10 बजे तक शाम को साइंस करेंगे, रात को सोते हुए भगवान का नाम लेंगे। यूरोप का ये सिस्टम है, आसान भाषा में समझा रहा हूँ। तो ना तो वो धर्म के खिलाफ है, ना वो धर्म को एम्ब्रेस करता है, ना वो कोलैबोरेट करता है, ना वो चैलेंज करता है। यूरोप कहता है धर्म से हमारा कोई सिस्टम नहीं है, हम तो एविडेंस बेस्ड रीजनिंग की बात करेंगे, धर्म आपका प्राइवेट मामला है।
समझ गए? सी बनेगा आपका आंसर सेकंड में। चलिए अब ये बीच वाले खुद से करने हैं आपको, वोकैब के क्वेश्चंस। एनकैप्सुलेट का वन वर्ड का सिनोनिम मीनिंग पूछा है आपसे। न्यूएंस्ड का एंटोनिम पूछा है, सिनोनिम नहीं एंटोनिम। परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट को क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजिंग को क्या बोलते हैं, अच्छे से बताया था वर्ड आपको। फिर एक ऐसा आदमी जो किसी फील्ड में नोटेबल हो, जाना जाता हो, सेलिब्रिटी हो, उस आदमी के लिए कौन सा वन वर्ड बनेगा, सेलेस्टियल, रिनॉन या लिमिनरी। मेरे ख्याल से चारों आप कर लेंगे। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया इसी वीडियो के नीचे। लास्ट में मिलेंगी 2 एरर्स या 3 एरर्स। पहली मिलेगी इस वर्ड की वजह से, दूसरी मिलेगी इस वर्ड के आसपास, और तीसरी मिलेगी इस वर्ड के आसपास। सभी के आंसर फर्स्ट कमेंट में डाले हैं, चेक करके बताओ आउट ऑफ 9 आपको कितने मार्क्स मिले। क्लास कैसी लगी आज की? थोड़ी लंबी थी लेकिन मीनिंगफुल थी, इंटरेस्टिंग भी थी, है ना, इन्फॉर्मेटिव भी थी। अच्छी लगने वाली क्लास होती है तो लास्ट में बता दिया करो सर पूरी देखी है मैंने पीडी, और इंटरेस्टिंग भी लगी है, अगर लगी हो तो पीडी आए। ये अपना कोड वर्ड है, चीट कोड है, जिससे मुझे पता लगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए।